नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश पीएन शर्मा सर। मजेदार बात यह है कि कई जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, पर फोकस होते ना अर्जुन की तीर का निशाने वाले स्टाइल में सभी का फोकस इस वक्त वेस्ट बंगाल पर है। हमने कल किस तरह बात की कि मंडल जी ने, जो कि बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं बीजेपी के, सॉरी टीएमसी के, उन्होंने ममता बनर्जी को 15 से 20 सीट से ज्यादा का दिया ही नहीं है, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 15-20 सीट से ज्यादा नहीं ले जाएंगे एंड इट विल बी क्लीन स्वीप फॉर टीएमसी। बट सेकेंड राउंड ऑफ जो वोटिंग है, जो सेकेंड फेज है, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये फेज में सबसे ज्यादा वायलेंस की, क्योंकि टीएमसी डोमिनेटेड सीट्स हैं, ये होने के बहुत चांसेस हैं। समझते हैं सेकेंड फेज की जो वोटिंग है, पर उससे पहले एक चीज और बता दूं। आपकी जो गुजरात इंस्टाग्राम हैंडल है, वो उसको सस्पेंड कर दिया गया है, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे थे, गुजरात फिल्म की जो इंडस्ट्री की जो मूवीज हैं उनको उठा उठा के लोग कोट कर रहे थे, तो कॉपीराइट कई बैक टू बैक मारे गए और उसको हटवा दिया गया है। और भी छोटी छोटी डिफरेंट न्यूज है, वो भी मैं बीच में कवर करती रहूंगी। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो बड़े भाई। जी देखिए, बंगाल के बारे में ये जो कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी वाला एक जो फंडा था ना, वो खत्म हो चुका है गायत्री जी। हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, क्योंकि जब किसी भी इलेक्शन की बात की जाती है तो भाई पिछला परफॉर्मेंस जो है उस पर तो बात करनी बनती है। लेकिन ये चीजें तब बेनामी हो जाती हैं बंगाल के मामले में जब बंगाल में आपको ये मूड दिखाई दे रहा हो कि चेंज होना है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि बंगाल में चेंज होना है। ये पहले हम लोग माहौल भांप के बता रहे थे, लेकिन 152 152 सीट्स पर जो फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई है, लेकिन 92% पोलिंग को अभी छोड़ देते हैं। चलिए एसआईआर को अकेले क्रेडिट दे देते हैं, ठीक। एसआईआर को क्रेडिट जाना भी चाहिए, एसआईआर की वजह से ये सब जगह देखने को मिल रहा है। आप यूपी आएगा, यूपी में भी देख लीजिएगा, बिहार में हमने देखा, तमिलनाडु में भी यही हुआ, पुडुचेरी और बाकी जगह। लेकिन एक चीज बंगाल के बारे में जब भी बात करिए, बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में जब भी बात कीजिए, वहां क्या जो मतदाता है उसके बिहेवियर के बारे में जब भी बात कीजिए, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बंगाल किसी को एक बार इलेक्ट करता है, उसके बाद उसको लंबे समय तक रखता है, और फिर जब नकारता है तो पूरी तरह नकार देता है। आपने कहा 2021 का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये जो 142 सीटें हैं जहां 29 को पोलिंग होनी, बीजेपी ने केवल 18 सीटें जीती थी, और जबकि इन्हीं आउट ऑफ 142 123 सीटें लेके टीएमसी इसमें बेताज बादशाह निकली थी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, 24 जो दक्षिण परगना है, एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि बीजेपी उत्तर बंगाल में जंगल महल वाले इलाकों पर टीएमसी से भारी पड़ी थी, लेकिन इस इलाके में बिल्कुल भारी नहीं हुई। 24 परगना का संदेश खाली वाला मामला वही है ना, 24 परगना में ही है। मतुआ समुदाय एक बहुत बड़ा वर्ग है, और एक चीज आपको बताऊं किस तरीके से पेशबंदी की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी दार्जिलिंग में गई थी, आप सबको याद है, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो कि आदिवासियों की थी, जहाँ पर दार्जिलिंग में टॉयलेट में पानी भी नहीं मिला था, टिश्यू तमाम पेपर भी तरह नहीं की मिला चीज। था, और महिला राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा, महिला राष्ट्रपति के साथ ये दुर्व्यवहार कि टॉयलेट के अंदर पानी नहीं था। मैं इसको जानबूझ के हाईलाइट कर रही हूँ, इतनी बेइज्जती। ठीक है, लेकिन वो आयोजन क्या था? वो आयोजन था जनजातियों का एक वैश्विक वो जुटान थी, और ठीक मथुआ समुदाय समुदाय के लिए एक बड़ी मैसेजिंग थी। अब अगर वहां से निकाल के आप ले चलें तो 24 परगना डेमोग्राफी वहां की क्या कहती है? वो मुस्लिम बहुल इलाका है। आप करीमनगर देख लीजिए, आप तेहट्टा देख लीजिए, चापड़ा देख लीजिए, कृष्णगंज की सीट है वो देखिए, बोंगो है वहीं बगल में, बगदा है, स्वरूप नगर है, बशीरहाट है। ये सारी तो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगी हुई सीटें हैं जो इस सेकंड फेज में है। और यहाँ की डेमोग्राफी क्या है इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि फर्स्ट फेज में एसआईआर ने जो चमत्कार दिखाया वो तो दिखाया ही,
एसआईआर का असली रिजल्ट आपको इस सेकंड फेज के 142 सीटों में मिलने जा रहा है। जब आप करीमनगर की वोटिंग देखेंगी, जब आप तेहट्टा की वोटिंग देखेंगी, जब आप कृष्णागंज की वोटिंग देखेंगी, जो कि सीधे बांग्लादेश बॉर्डर से लगते हैं, जब आप 24 परगना जिले की वोटिंग देखेंगी, जिसमें बोगदो आता है, जिसमें बगदा है, स्वरूप नगर है, ये सारे डेंस पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहां पर नंबर्स जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में इसलिए नहीं जाते थे कि वहां पर मुसलमानों के एक ऐसा फैक्टर है जो इस नंबर में है कि वो इस बीजेपी के रथ को यहां पर रोकता था। लेकिन क्या स्थितियां 2021 वाली ही हैं? पहला एसआईआर ने ऑलमोस्ट 9.36% का जो 10% वाला गैप था वो कम कर दिया। अब आप समझें दरअसल ये चुनाव इतना क्रूशियल मोमेंट पर कैसे आ गया है। एसआईआर के बाद केवल और केवल 3 से 3.5%, 3 to 3.5% वोट शेयर जिस तरफ स्विंग किया उस तरफ सीटों की झड़ी लग जाएगी। कारण ये, अब फर्स्ट फेज का जरा एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे अमित शाह जी ने कह दिया 110 सीट और मैं कह रहा हूं 105 सीट। चलिए 5 सीट का अंतर है, वो बड़े आदमी है तो 5 से ज्यादा बोलेंगे, भाई मैं छोटा आदमी हूं, मैंने 105 बोला। मैं सर 1 मिनट के लिए जो मैंने दिखाया था मैं दोबारा दिखाना चाहूंगी। हाँ वो दिखा दीजिए। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग थी वो येलो में है, जो सेकंड फेज की वोटिंग है वो सारी ब्लू में है। और ये जो ब्लू वाला एरिया, जैसा अभी आपने कहा, मुस्लिम बहुल एरिया है ये सारा, राइट? बिल्कुल। ये देखिए पूरा, बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे है। हाँ, और ये पूरा नहीं यहीं लेकिन ये यहीं से हम्म एंट्री ज्यादा होती है। जो यस। बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन है, घर के नीचे से सुरंग, अभी परसों न्यूज आई थी, एक बंदा पकड़ा गया, वो उसने बेडरूम से बांग्लादेश के अंदर सुरंग बनाई हुई थी जहां से वो लोगों को लेकर आता था। तो ये एरिया बहुत क्रिटिकल हो जाता है ममता के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। जी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जैसे बशीरहाट का जैसा इलाका है, संदेश खाली वाला जो एरिया है, जो सुंदरबन का दक्षिण परगना वाला जो एरिया है, जो सुंदरबन जिसमें आता है, ये सारे जगहें ऐसी हैं जहां एसआईआर का आपको सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा एसआईआर होने का। क्योंकि जो अवैध वोटर्स थे, जो गलत नाम थे, वो सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में रहे हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी वहां पर लीड की। लेकिन एक चीज मैं आपको जरा फर्स्ट पेज का एक उदाहरण देता हूं, फिर खटाक से इधर आ जाता हूं। देखिए 152 सीटों में 59 बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने वहां स्ट्रेटजी क्या बनाई? 110 सीट जो अमित शाह जी कह रहे हैं, हुआ ये था कि 58 सीट के बाद 84 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और तृणमूल के बीच में 8,000 से 10,000 से नीचे का अंतर था। मैंने कितनी बार बताया है कि यह अंतर अपने आप एसआईआर ने पाट दिया है, लेकिन केवल बीजेपी एसआईआर के भरोसे नहीं रही है। उन 84 सीटों का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। कुल मिला के 142 आउट ऑफ 152 सीट्स ऐसी हो चुकी थी जहां पर 58 बीजेपी जीत चुकी थी, 84 8,000 से नीचे का आंकड़ा। उन 84 में से 25 ऐसी सीटें जहां 5,000 से नीचे का आंकड़ा था हार और जीत का। अब मैं उनमें से एक सीट का आपको उदाहरण देता हूं, कहता हूं, और तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एसआईआर ने नहीं, बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट ने, स्ट्रेटजी ने किस तरीके से इसमें परिवर्तन किया है। और ये केवल विधानसभा चुनाव में नहीं। मैं लेके चलता हूं नंदीग्राम एक सीट। नंदीग्राम में पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु ने, कितने वोटों से? 1970 वोट से, केवल 1970 वोट। लेकिन लोकसभा का चुनाव आता है और लोकसभा का जो बीता चुनाव जिसने नरेंद्र मोदी को 240 सीटें मात्र दी, उसी नंदीग्राम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के सामने 8,100 वोटों की बढ़त पाई। तब एसआईआर तो नहीं हुआ था ना, तब एसआईआर नहीं हुआ था। इसका मतलब कि उसी नंदीग्राम में लोकसभा आते आते 1,970 वोटों से बीजेपी ने 8,100 वोटों का सफर तय किया, बढ़त। ये एवरेज अगर आप निकाल के देख लेती हैं और उसमें एसआईआर जोड़ देती हैं, तो आप मुझे ये बताइए 5,000 से नीचे की वो 25 सीटें कहां गई जो भारतीय जनता पार्टी के पास 58 में से प्लस हो रही हैं। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, आप सोचें किस तरीके से चुनाव लड़ा है। और यही सेकंड फेज में भी स्ट्रेटजी है।
भाजपा ने 25 ऐसे आउट ऑफ 152 25 ऐसे विधानसभा सीटें चिन्हित की थी जहां के विधायक टीएमसी के हैं और जनता में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। और एक चीज और, ममता बनर्जी ने 100 विधायकों के सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे हैं। आप वो घर पे बैठ के पूड़ियां तल रहे होंगे टीएमसी के नाम की? नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन गुरु हैं, मोटा भाई, ये इस शक्तियों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसके लिए एक फिगर और देता हूं। 11 ऐसी सीटें थी उसी आउट ऑफ 152 जहां बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, लेफ्ट ने, हुमायूं कबीर ने और ओवैसी के कैंडिडेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था टीएमसी के तुलना में। उन 11 सीटों में और आग लगाई है बीजेपी ने ताकि वहां बिखराव हो और टीएमसी की सीटें कम। अब आ जाते हैं सेकेंड फेज में, क्या स्ट्रेटजी है। सेकेंड फेज में देखिए आप, संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली के उस पूरे विषय को पूरे बंगाल में फैलाया है। और आज आपके सामने कह रहा हूं, रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, फिर बैठेंगे, मैं कहीं अपनी बातों से नहीं हटने वाला हूं। महिला फैक्टर जिसको बांध के मजबूती से रखा हुआ था वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने, वो बिहार की तरह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका है। उसकी वजह, आरजी कर की पीड़िता, उनकी माता जी को टिकट देना, मैं उनकी सीट पर गया था, बहुत टफ सीट है, 24 परगना की टफेस्ट सीटों में से एक है, डेमोग्राफी बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये संकेत, ये संदेश केवल उस सीट पर नहीं रहा है, ये संकेत निकल के पूरे वेस्ट बंगाल में महिलाओं के बीच में गया हुआ है। संदेश खाली का संदेश पूरे महिलाओं में गया हुआ है। एसआईआर ने अपना काम किया है। और ये जो वोटिंग आपको 92% दिखी है, उसने एक चीज और साबित किया, उसने ये साबित किया है कि टीएमसी का वोटर पोलिंग बूथ तक गया है, बीजेपी का जो वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं जाता था वह भी बराबर कदम से कदम मिला के चला है। 44,375, अगर मैं गलत नहीं, 37, यस, 44,337 बूथ पहले चरण के, और एक भी जगह रीपोलिंग नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति जो बंगाल की राजनीति को थोड़ा सा बहुत समझता है, मेरे लिए ये मतलब आश्चर्यजनक है। ये नहीं संभव हो सकता था कि कहीं रीपोलिंग ना हो, कहीं कोई हिंसा की घटना ना हो, एक बूंद खून नहीं गिरा है साहब। ऐसे में जो टेम्परामेंट फर्स्ट फेज में बना था वही टेम्परामेंट आपको सेकेंड फेज में आएगा। और एक चीज और बता दूं, जब परिवर्तन होता है तो आपको ये बताऊंगा कि भाई, मुस्लिम वोट बैंक तो तब भी था ना, उसने लेफ्ट को तो नहीं बचाया उस समय ना, वो तो ममता के साथ आ गया ना। यानी वहां का ये डेमोग्राफी आज नहीं पैदा हुई है, ये बढ़ते हुए चली आई है। लेकिन जब मुसलमानों ने भी बंगाल में किसी को त्यागा है तो पूरी तरह त्यागा है। अब यहां पर बीजेपी जब सीन में आ जाती है तो मामला थोड़ा अलग होता है, निश्चित तौर पर अलग होता है। ममता बनर्जी के साथ मुसलमान पूरी शिद्दत के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही ये बांग्लादेश के इलाके हैं जहां ओवैसी फैक्टर भी है, जहां घुसपैठिया फैक्टर है, जहां हुमायूं कबीर भी अपना प्रभाव रखता है, मजहबी प्रभाव रखता है। दरअसल फर्स्ट फेज के बाद मुसलमान बंगाल का ये जान गया है कि ममता बनर्जी जा रही, उसने ये महक लिया है कि ममता बनर्जी जा रही है और हम, यानी मुस्लिम वोट बैंक, उनको रोक नहीं पा रहा है, बचा नहीं पा रहा है। ये मुसलमानों को बंगाल में बिल्कुल मैसेजिंग हो गई है, क्लियर हो गया, उनके समझ में आ गया। अब ऐसी स्थिति में वो करेंगे क्या? भाजपा को तो उठ के वोट देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सबका साथ सबका विकास करते हैं उनको करने दीजिए, ये लोग बड़े आदमी। लेकिन हकीकत यही है कि वो भाजपा को वोट नहीं करने वाला, 2-4 इक्का बुक्का आ जाए आ जाए। अब वो करेगा क्या? वो 2 काम करेगा, और बड़े स्मार्ट तरीके से मुसलमान ये 2 काम करता है। मैं एक उदाहरण आपको आजमगढ़ का दे दूंगा, लोकसभा चुनाव 2019 का, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो या तो घर बैठ जाता है, और या तो सीधे सीधे अपने किसी मजहबी भाई को ये जानते हुए भी कि ये नहीं जीतना है, उसको वोट कर देता है। पता होता है उन्हें, वो अंततः हारेंगे सिर्फ होते हैं। एग्जैक्ट,
अंततः ये डेंट जाएगा किसके अकाउंट में? ये डेंट जाएगा तृणमूल के अकाउंट में। और एक सेंटिमेंट जो बन गया है, पहले फेज के 5 दिन पहले से मैंने बंगाल, मतलब कई लोग मुझसे मजाक किए कि मैंने बंगाल 16 तारीख को छोड़ा और 17 तारीख 18 तारीख से पूरा माहौल जिस गति से जिसे हम महसूस करके आए थे, वो बिल्कुल सतह पर आ गया कि नहीं बदलाव होना है, नहीं बदलाव करना है। और उसमें ये जो फियर फैक्टर का कम होना, इसने जो बदलाव मजबूती दी है, उसमें होगा ये कि अब पूरी तरीके से बदलाव जो कि ऑलरेडी करता है, उस साइकोलॉजी में, ये उस टेम्परामेंट में कोई फर्क सेकेंड फेज में भी नहीं आने वाला है। मतलब अब ये इसका अगर ये मतलब ये कहूँ कि जो सुनामी उठी है फेज 1 से, सुनामी जो उठी है वो फेज 2 में कंटिन्यू रहेगी, उसको रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है या बहुत बड़ा कोई फैक्टर रीजन नहीं। नहीं। और एक चीज और हुआ है, वो मेरे ख्याल से आपसे अगर बात हुई हो फर्स्ट पेज के बाद तो मैंने ये बताया होगा। ममता बनर्जी का जो पार्टी का तृणमूल का नेटवर्क है, ममता बनर्जी ने उसका काम लगा दिया आईपैक के चक्कर में। आईपैक को उन्होंने पूरा ठेका उठा के दे दिया। यहां तक कि झंडा लगाना, पोस्टर कहाँ लगेगा, फोटो किसकी छपेगी, ये सारा काम आईपैक संभाल रही थी। अचानक आईपैक सीन से बाहर हो गई। तो इससे दो चीज हुआ है, जो बूथ मैनेजमेंट टीएमसी का है वो बिल्कुल खटाई में पड़ गया, वो शक्तिहीन हो गया, दिशा उसको मिल ही नहीं रही। दूसरा, आईपैक ने जो अपने खुरापाते रची थी फ्रॉड वोटर्स की, उनको पहुंचाने की और तमाम तरह के रिगिंग की, जिसमें सोर्स जमिंग था और तमाम चीजें था, उसका स्थान ही नहीं बचा। वो पूरा का पूरा जो इनका एक प्लान था, वो प्लान नीलबटा सन्नाटा हो गया। अब लोग कहेंगे कि आईपैक ने दुकान समेटी क्यों? आईपैक को दुकान समेटने पर मजबूर करना पड़ा और मजबूर हुई आईपैक, तब जाके ये काम हुआ है। तो आज ममता बनर्जी के पास, टीएमसी के पास सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हो गई, जिसको आपने नंगी आंखों से सबने देखा है फर्स्ट फेज में। बूथ पर काउंटर बीजेपी का भरा है और टीएमसी का बिल्कुल खाली है। कैसे खाली है? क्योंकि वो सारा काम आईपैक को करना था। वहां पर वो बस्ते बनाने वाले, बैठ के पर्चियां काटने वाले, वो जो पूरी नेटवर्किंग थी जिसमें ये अराजक भी शामिल थे। भाई ऐसे थोड़ी ना कोई घर से निकल के आएगा और बम फोड़ देगा। एक नेटवर्क था, वहां से सूचनाएं आती थी, प्लान बनता था और तब जाके ये होता था। तो अब आईपैक ने चूंकि ये सारा काम ले लिया था, तो ममता बनर्जी के काडर के पास ये काम था ही नहीं। उनको आदत ही खत्म हो गई है ये काम करने की। उनके विधायकों को आदत खत्म हो गई है ये काम करने की। तो ये वो सबसे बड़ी वजह बनी है कि टीएमसी बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल गायब हो गया और इसके सामने बीजेपी बड़े साइलेंटली से काम करती रही। और आपको मॉडल बता दूं, हर एक बूथ पर एक पन्ना प्रमुख और एक प्रवासी भारतीय जनता पार्टी का काडर, जो कहीं उत्तर प्रदेश से है, जो कहीं बिहार से है, जो कहीं बंगाल असम से है, जो तमाम तरह से है, और उनके बीच में आरएसएस का काडर। इसके तहत आपको बताऊं, जो वार रूम जहां पर दोपहर में पहुंच गए थे अमित शाह, ऐसे नहीं पहुंच गए थे। बीजेपी कंट्रोल रूम के पास 2 घंटे पहले की सीधी सूचनाएं हर एक बूथ से पहुंचने की व्यवस्था रखी गई है। वो इलेक्शन कमीशन के नेटवर्क और सूचना के भरोसे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। यानी 10 बजे किसी बूथ पर क्या हो रहा है, यह पहली 2 घंटे की जानकारी 12 बजे अगर आप बीजेपी ऑफिस कलकत्ता से पूछेंगी तो वो बताएगा, वो बताने की स्थिति में। तो ये एक सूचना नेटवर्क डेवलप किया, जिसकी वजह से भी हिंसा नहीं हो पाई, क्योंकि एक एक जगह की रिपोर्ट थी। ममता बनर्जी और तृणमूल आईपैक को चूंकि पूरा इन्होंने उठा के ठेका दे रखा था, वो गायब हो गई, तो वो नेटवर्क इनका जीरो है। समय इनको मिला नहीं कि अब ये दोबारा से अपने टीएमसी नेटवर्क को एक्टिवेट कर पाए। इसलिए टीएमसी के काडर में भगदड़ है, इतने उल जलूल सच्चाइयां खोली जा रही हैं खुद उनके नेताओं द्वारा। एक और सर, एक और मैं, क्योंकि आपने टीएमसी कैडर पे इलैबोरेट करे, सुनने में आ रहा है कि एक बात बहुत तेजी से फैल रही है टीएमसी कैडर के बीच में कि ममता बनर्जी ने शाह के साथ पैक्ट कर लिया है और इसीलिए ममता बनर्जी ने उनको जीत का रास्ता आसान कर दिया है। ये बात बड़ी तेजी से टीएमसी में फैल रही है जी। देखिए, बातें फैलने का क्या है, एक बात और फैली थी आज से करीब 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले, उसी बंगाल में, कि भारतीय जनता पार्टी
ने समझौता कर लिया ममता बनर्जी से कि हम दिखावे के लिए वहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दीदी आना आपको ही है। अब इसका क्या करिएगा आप? ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। मैंने जब जाके कलकत्ता पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले इसी बात की पड़ताल की, और एक सीनियर तृणमूल कॉडर से पड़ताल की। दरअसल ये आईपैक का उड़ाया हुआ जुमला था, और ये वहीं डिस्ट्रॉय हो गया, विद इन आवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे ये प्रयास किया गया फैलाने का कि बीजेपी यहाँ ममता बनर्जी से मिली है। तो ये भी उसी तरह का शगुफा है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, बंगाल में अगर आप जाएंगी, वहां के चुनाव के जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, एकदम अलग हैं। बंगाल से बाहर बैठ के हम लोग भारत माता की जिंदाबाद कितना भी कह लें, बंगाल में चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। लोग कहेंगे किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, क्या हिंदू मुसलमान? मैं कहूंगा हाँ भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि भाजपा का प्रचार करते हुए टोलियों की जरा वीडियोस आप देखिए ध्यान से दर्शकों, इस चर्चा को देखने के बाद सोशल मीडिया पर जरूर देखिएगा। भाजपा के अगर 2 झंडे हैं तो 1 दर्जन झंडे वहां पर आपको भगवा दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, फलाने भैया का टेम्पो हाई है, कैंडिडेट हमारे जिंदाबाद, इस तरह का कोई नारा नहीं। नारा आपको सुनाई देगा जय श्री राम। तो यहां हिंदू है और जगा हुआ हिंदू। अब पहली चीज। दूसरा क्या है, बंगाली अस्मिता और बंगाली प्राइड को बंगाल की बर्बादी, बदहाली से जोड़ दिया है भाजपा ने। आप समझ रहे माँ हैं? माटी मानुष कुछ भी नहीं किया, ना माँ के लिए, ना माटी के लिए, ना मानुष के किया लिए। न मानुष के लिए किया, न माँ के, न माटी के, न मानुष के लिए, कुछ नहीं किया। इसको बंगाली प्राइड से जोड़ दिया और बंगालियों ने इसको ओन किया है। बंगाल के मतदाता ने इसको ओन किया है कि ना, भला हमारे पास हाईटेक सिटीज भी नहीं है, हमारे यहाँ कूड़ा भी है, हमारे यहाँ तमाम तरह के अंडर डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ से पलायन है, बेरोजगारी है। लेदर इंडस्ट्री का सर कल एक वीडियो आया था कि ममता बनर्जी वो सेइंग कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे लेदर का काम करते हैं। इतनी एक तरफ वो चमड़े जो जानवरों के शरीर से उतारे जाते हैं, गंद मार रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बॉडीज पड़ी हुई हैं, बीच में नाला बह रहा है। मतलब वो सोच के कि ऐसी जगह हमारे भाई लोग यहाँ जो भी इंसान रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं। वो वीडियोस वायरल हो रही हैं। सारी वीडियोस हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कई वीडियोस बहुत दहलाने वाली टाइप की वीडियोस हैं, उन्हें हम नहीं दिखला सकते। बट इस तरीके की वीडियो जो निकल कर आ रही है, आई एम श्योर बंगाली लोग देख ही रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल हर जगह है, टेलीग्राम ग्रुप्स हर जगह है। जी, आप कह रहे हैं बंगाली लोग देख ही रहे होंगे, ये वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ला कौन रहा है? बंगाल के लोग ला रहे हैं भाई। ये किसी मंगल ग्रह से वीडियो थोड़ी ना प्रक्षेपित किए जा रहे हैं कि हॉलीवुड से बना के वीडियो पर ना। मैं वही कह रहा हूं कि लगभग 13-14 तारीख से बंगाल ने हम लोगों को सड़क पर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया में बर्स्टिंग हुई है नेपाल, वहां से वेस्ट बंगाल से, वो तो खालिस वेस्ट बंगाल के लोग बोल रहे हैं ना। वो तोलाबाजी को एड्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो सड़कें दिखा रहे हैं। ये जितने भी प्रवासी बंगाली जो भर भर के ट्रेनों में और तमाम अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं बंगाल, वो क्या कह रहे हैं? वो पलायन का दर्द बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हो गई है, ये बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें बंगाल खुद कर रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं, जब बंगाल को साफ तौर पर किसी को बदलना होता है तो वो खुद चुनाव लड़ना शुरू कर देता है, और यही स्थिति हो रही है 2011 के बाद बंगाल में। इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, नंबर्स 2-4 कम हो सकते हैं, नंबर 2-4 कम हो सकते हैं क्योंकि डेमोग्राफी का मामला है, लेकिन पहले फेज जैसा माहौल ही आपको इस दूसरे फेज में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं इस चुनाव को ठीक उसी दिशा में जाते हुए देख रहा हूं कि 10-15 विधायकों का अंतर नहीं होगा। अंतर होगा तो एक लंबा अंतर होगा, वही होगा जो 2011 में लेफ्ट के साथ हुआ। आप म्यूट है शायद। सर आपको सेकंड फेज में क्या होता हुआ नजर आ रहा है? सेकंड फेज में 142 सीट्स का है और ये जी, ये एरिया ऐसा है जो कि ज्यादा संवेदनशील है। मुझे ऐसा लगता है वायलेंस तो होगा, इवन तो अमित शाह जी ने कहा है कि जैसे फर्स्ट फेज जैसे फर्स्ट फेज में आप लोग टीएमसी के गुंडे घर के अंदर थे, वैसे ही रहना, नहीं तो उल्टा टांग के सीधा करूंगा। दैट लाइन वाज वेरी फनी। तो बोल दिया उन्होंने, धमकी ऑलरेडी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि संभल के रहना। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड फेज में वायलेंस होगा बिकॉज एरिया ही वही है, लोग वही हैं, टीएमसी वही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं।
बट जो फैक्टर है, जो फियर वायलेंस लेकर आते थे, वो लोग तो वही हैं। जी। जो भी हिंसा होगी वो बिल्कुल फर्स्ट फेज की तरह होगी। अब मुझे बताएं मुर्शिदाबाद में किसके किसके बीच में हिंसा हुई? हुमायूं कबीर के बीच में और टीएमसी के बीच में। यही हुँ, तो हुई हिंसा। हुँ, किसके बीच में? कहाँ भारतीय जनता पार्टी, एक शुभेंदु सरकार को छोड़ दीजिए आप, लेकिन वो चारों के चारों अरेस्ट हैं। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, हुमायूं कबीर और टीएमसी के बीच में हुई हिंसा, ये बताती है कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि जब मुसलमान ये जानता है कि हम जिसको चाहते हैं वो नहीं आ रहा है या नहीं रोक पा रहे है उसकी सरकार, तो फिर वो अपने भाइयों को देता है। यही हुआ था मुर्शिदाबाद में, जिसकी वजह से टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच में झगड़ा हुआ था। इस तरह के वारदातें होंगी, उस मुर्शिदाबाद से ज्यादा नंबर में होंगी यहाँ पर, लेकिन वो होंगी टीएमसी और हुमायूं कबीर, टीएमसी या ओवैसी के बीच में होंगी। भाजपा वहां पर पार्टी नहीं बनेगी, ये मेरा आकलन है आज के समय में। दूसरा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि साहब ये जो कंपनियां तैनात थी सेंट्रल फोर्सेस की, ये सब फर्स्ट फेज के बाद पूरा पूरा खाली करके और सेकेंड फेज में चली जाएंगी। नहीं, 50% वहीं पर हैं और 50% ही मूव की गई हैं। ज्यादा फोर्सेस ऑलरेडी हैं, और जैसे ही सेकेंड फेज हो जाएगा, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा, चुनाव के बाद भी, 4 मई के बाद भी, तो वो इक्वली फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। हिंसा अगर होगी तो ठीक मुर्शिदाबाद वाले पहले फेज की तरह होगी। हुमायूं कबीर, ओवैसी वर्सेस टीएमसी होगी। भाजपा के साथ नहीं होगी। कारण ये कि भाजपा के लिए वहां की जनता लड़ रही है चुनाव, कैंडिडेट बहुत पीछे है। रही बात सीटों की, अगर आप 142 में, तो आप कहेंगे कि भाई, मैं कहूंगा नहीं, मैं सीटें नहीं बताऊंगा, तो लोग कहेंगे अच्छा, 152 वाले में जहां फेवरेबल कंडीशन है वहां तो कूद कूद के बता रहे हो कि शतक लग गया, शतक लग गया, इसके बारे में क्यों नहीं बताओगे? इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा, या बताने की जरूरत है कि जब जो ट्रेंड पहले फेज ने सेट किया है और बंगाल जब बदलता है तो झाड़ू ही लगाता है, तो अब आप नंबर ले लीजिए। और बंगाल 10, 12, 15 सीटों का अंतर नहीं रखेगा, मैं आज भी कह रहा हूं। वो इतना बड़ा अंतर रखेगा कि उस अंतर को पाटना मुश्किल होगा। तो इसलिए इन 142 सीटों में भी आप एक अच्छा साइज, कम से कम जो 18 सीटों पर सिमटी थी, 3 गुनी से कम तो मत ही समझिए, बिल्कुल मत समझिए। ये मैं बहुत जिसको कहते हैं ना कंजर्वेटिव होके, बड़ा कंजूसी करके आपको बता रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगर ये करीम तिहट्टा, चापड़ा हो गया, कृष्णागंज हो गया, नदिया हो गया, बोंगो हो गया, बगदा हो गया, अगर इसको, हिंगलगंज हो गया, अगर इसको आप मान भी लीजिए कि यहाँ बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है क्योंकि डेमोग्राफी वाला इश्यूज है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के इस सेकेंड फेज में अर्बन बंगाल आपको चौंकाएगा। आप एक अजीब सा परिवर्तन, कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता, 24 परगना, 23 पर, ये दोनों साउथ और इसमें दोनों में आप देखेंगी, भले वो मुस्लिम इलाका हो, आरजी कर वाली माता जहां से लड़ रही है उस सीट पर आप परिवर्तन देखेंगी। इसके अलावा शहरी और दूसरे शहर जो हैं बंगाल के, वहां से भी आप बीजेपी का देखेंगे। तो इसलिए ये जो करीब मैं 7, 8, 9 सीटें, या आप इसे 12 मान लीजिए, कुल मिला के 25 ऐसी सीटें हैं, लगभग 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी भी मान के चल रही है कि हमको वहां से नहीं मिलना। तो वो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रही है, उसने अपनी ताकत दूसरी जगह झोंक रखी है। खासतौर से मिडिल क्लास, जिसको आप वहां का भद्रलोक बोलते हैं, वो, उनके बीच में रोजगार का मुद्दा है, उनके बीच में सैलरी का मुद्दा है, उनके बीच में भर्तियों का मुद्दा है, उनके बीच में तमाम, और गांव में ब्रांड नरेंद्र मोदी वाला जो एक मामला है, और शहरी मतदाताओं के लिए मैसेजिंग नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, हुगली नदी में नौकायन करके, सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक करके, झालमुड़ी खा के तो वो पहले ही कर चुके हैं। तो संकेतों की राजनीति भाजपा ने कर रखी है, और साथ में भाजपा ने बूथ लेवल मैनेजमेंट भी बहुत शानदार तरीके से, जिसको मैं बार बार बताता रहा, वो किया है। और वही वजह है कि आपको सेकेंड फेज में भी फर्स्ट फेज जैसा ही माहौल दिखेगा। नंबर्स उतने नहीं आएंगे, हालांकि 10 ही सीटों का अंतर है। हम उधर शतक की बात कर रहे हैं, हम इधर शतक की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज, फलानी जगह मुसलमान हैं, फलानी सीटों पे मुसलमान हैं, वहां बीजेपी का क्या होगा? आप मुझे बताइए
कि 2014 से भारत के मुसलमान वोटर कहीं चले गए हैं क्या? 2019 से लौटे नहीं क्या वो? 2024 में फिर नहीं लौटे? अरे छोड़ दीजिए मोदी के इलेक्शन में, योगी जी के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहाँ चले गए थे भैया? मान लीजिए 17 में आ गई सरकार, फिर 22 में वो कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे। मैं बार-बार कहता हूँ कि इस देश में 2014 से और तमाम प्रदेशों में मुस्लिम वोट बैंक नाम का फैक्टर न्यूट्रलाइज़ किया जा चुका है। वो चाहें तो सरकार आएगी, ना चाहें तो सरकार आएगी। और ऐसा किस लिए हुआ है? अवेकनिंग ऑफ हिंदू, वो सनातनी आइडेंटिटी। बंगाल अब इससे अछूता नहीं है। मैंने आपको पिछली बातचीत में कहा था कि इतिहास में स्वामी विवेकानंद हों या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या तमाम और हों, उसके बाद हिंदू आइडेंटिटी नाम की एक चिड़िया बहुत तेज पनपी है, उड़ रही है वेस्ट बंगाल में। ये एक मेगा चेंज है। तो ये बताता है कि बंगाल अब एक दूसरी तरफ जा रहा है। सेकंड फेज से भी मुझे कोई हिंसा की आशंका नहीं है। चिटफिट घटनाएं होंगी, अगर होंगी भी तो यही दोनों आपस में लड़ेंगे, जैसा कि अभी मुर्शिदाबाद में हम लोगों ने देखा। 142 में से 25 माइनस कर देते हैं तो बचती हैं 117 सीटें, राइट? अगर 117 सीटों में भी वो 50 सीटें खींच लेते तो उनका काम तो हो गया, 50 से 60 अब सीटें आप कह रही हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं हामी भर देता हूँ। क्योंकि आपने कहा ना 25 सीटें ऐसी है जहाँ पे उनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो फाइट हाँ, भी नहीं छोड़ दे रहे। दीजिए 25 सीटें। वो डन एंड डस्टेड है। तो 142 में साफ से दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई बचा दे रहा है नंबर। 117 में भी अगर वो मैं कहती हूँ जैसे 95 का कंजर्वेटिव फिगर है, बाहुबली खुद कह रहे हैं कि भाई स्वीप है, चलो स्वीप नहीं मानते, 90 मानते हैं। 90 में अगर इन्होंने यहाँ पे 60 सीटें भी खींच ली तो बहुत आराम से। और बाकी मैं बोलती हूँ कुछ नहीं भी हुआ सर, वर्स्ट तो वर्स्ट 2 चीजें रेडी हैं शाह के पास, क्योंकि वो बैठे वही हैं। ही इज मेड अ पर्सनल फाइट बाय द वे। इस बार ये जो फाइट है वो पर्सनल भी है और सिक्योरिटी और भारत के, जैसे इन्होंने नक्सलिज्म खत्म किया। नक्सलिज्म की शुरुआत कहाँ से थी? वेस्ट बंगाल से थी। नक्सलिज्म का नक्सल पूरा आइडियोलॉजी कहाँ से आता है? अर्बन नक्सल्स कहाँ से आते हैं? जितने भी हैं एक्सेप्ट 2-4 छुटपुट, सारे यहीं से आते हैं। इनका जो दिमाग है उल्टा ज्यादा चलता है। आई होप कि ये भारत के लिए नक्सलवाड़ी पे तो बीजेपी का कब्जा है 2021 से। हाँ, तो अगर आप देखिए जितनी भी उल्टी आइडियोलॉजी आती है, चाहे वो कम्युनिस्ट की हो, चाहे वो एंटी इंडिया हो, एंटी हिंदू हो, सारा का सारा वेस्ट बंगाल से ही पनपता है वो, राइट? तो उनके उसको रोकना उनके लिए एक प्रायोरिटी हो गया है और इसीलिए शाह के लिए एक वॉर के बराबर हो गया है। नक्सल्स को खत्म किया तो उनकी आइडियोलॉजी जहां से निकलती है उसको थोड़ी ना छोड़ देंगे, उस सोच को थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो 2 चीजों के साथ वो रेडी बैठे हुए हैं। एक तो स्कूटर लेके, वो जो सबको पता है कि वो स्कूटर लेकर कहाँ जाते हैं, वो मैं इलैबोरेट नहीं करूंगी, व्यूअर्स के लिए छोड़ूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में रखें। 100 एमएलएज जो पास्ट इन्होंने डंप किए हैं वो तो इनसे टच में है ही, बट करंट एमएलएज में भी बहुत सारे टच में है। दूसरी चीज, जो अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी टच में है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट इज रेडी विद एवरीथिंग दिस टाइम। बंगाल को हाथ से नहीं जाने देंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना हो और इस्तेमाल करना जायज बनता है, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट विनिंग अ स्टेट। तमिलनाडु पे फोकस क्यों नहीं है? केरला पे फोकस क्यों नहीं है? दिस इज अबाउट सिक्योरिंग भारत। और ये जो पंजाब में जो कल हुआ सर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रैटेजी, सिक्योरिंग भारत। बैठे हुए थे बंगाल में और केला कर दिया पंजाब में। सो दिस इज बिगर देन विनिंग अ स्टेट इलेक्शन। इट इज नॉट जस्ट कि एक स्टेट को कर लिया। नहीं तो केरला में भी इतना धूमधाम करते, तमिलनाडु में भी करते, पर देखिए उधर नहीं है फोकस। पंजाब ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद साथ ही चलेंगे पंजाब की तरफ। सर योर फाइनल कमेंट्स प्लीज। एक चीज और बता दूं आपको, ये जो मोटा भाई वाला स्कूटर वाला आपने बताया ना, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बंगाल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बंगाल कभी क्लोज फाइट नहीं देता है। 10, 12, 15 कम हो जाएं या 5, 7 अधिक हो जाएं उनके पास, इस तरह की कोई व्यवस्था बंगाल नहीं करता। उसे कंटिन्यू करना होगा, वो कंटिन्यू कर देगा। उसने 25 साल किया है कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट किया है, 15 साल टीएमसी किया है, वो 5 साल और कर देगा। चलो बीजेपी को लेकिन भी ट्राई। चूंकि अब वो, हाँ, चूंकि ये अब बदलाव का माहौल सेट है, तो वो किसी तरह के मोटा भाई के उस स्कूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बड़ी मजेदार बात, मैं स्ट्रेटजी इसको आप कहिए, फर्स्ट फेज के लिए भी है, सेकंड फेज के लिए भी। ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा गच्चा खाया है शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के पार्टी से आते हैं, तो वो उनके सारे दांव पेच जानते हैं। और टीएमसी ने बहुत सारे टिकट
अपने ऐसे लोगों को दिए हैं दरअसल जो शुभेंदु अधिकारी द्वारा आगे बढ़ाए गए लोग थे। और एक अच्छी खासी संख्या बंगाल में ऐसी है जो शुभेंदु के मैनेजमेंट में टीएमसी से टिकट लिया है और हारने के लिए टिकट लिया है। ये जो हिंसा में कमी आप देख रहे हैं, उधर वाले एक्टिवेट नहीं हो पाए और नहीं हुए। इन दोनों के बीच में भी एक खेल है। वो हो नहीं पाए क्योंकि सुरक्षा इतनी टाइट थी, वो हुए नहीं क्योंकि वो कहीं और से टाइट है। तो एक झटका इसमें भी है, मैं इसके नंबर्स नहीं खोलूंगा, लेकिन अकेले ये खेल वाली जो सीटें हैं ना, यही अगर अपना काम कर जाएंगी तो सेकेंड फेज में बल्ले बल्ले। जी, और एक एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने महिलाओं का बोला सर, दुर्गा पूजा महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बंगाल में। वो सफेद रंग की साड़ी विद रेड बॉर्डर, बड़ी चौड़े बॉर्डर के साथ, और एक बड़ी सी बिंदी लगाना, वो उनका प्राइड है, मान है, सम्मान है। मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं बट दे स्टे आउट ऑफ इंडिया, जैसे यूएस, न्यूयॉर्क, और वो अलग अलग जगह, वहां पर रहकर भी वो दुर्गा पूजा की पूरी पद्धति फॉलो करती है। उस तरीके की साड़ी, पहनावा, कल्चर, वेस्ट बंगाल क्लब्स, वेस्ट बंगाल एसोसिएशन, आप यूएस चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप अफ्रीका चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, ये सारी कंट्रीज में जहां पर बंगाली हैं उनके लिए प्राइड का मैटर है। ममता बनर्जी ने गलत जगह कर दिया जब उन्होंने दुर्गा पूजा के ऊपर उठाना शुरू किया हथियार। दैट इज द पॉइंट वेयर शी मेड अ एनिमी आउट ऑफ दीज वुमेन। और आरजी कार और संदेश खली, ये बहुत गलत गया। अभी सर कल वायरल हो रही थी फोटो जो आरजी कार की जो माता जी हैं पीएम जिनको टिकट दिया है, पीएम के साथ पीएम मोदी जी के साथ बैठी हैं। आप उनकी शक्ल देखिए, शी डजंट हैव अ जॉय कि मुझे टिकट मिली है। वो आई है अपनी बेटी का अधिकार लड़ने के लिए, अपनी उनके जैसी बेटियों का अधिकार। खुशी नहीं है उनके चेहरे पे। एक माँ ने जिसने अपनी जवान बच्ची खो दी, उसको टिकट कुछ नहीं खुश कर सकती है। इट्स नॉट अ कैंपेनिंग मोमेंट के ऑफ समय कैंपेनिंग नहीं के है। समय भी यही हाल है। महिलाएं मिल रही हैं कैंपेनिंग के दौरान, लिपट के उनसे रो रही हैं, बस यही हो रहा है। उनकी कैंपेनिंग ऐसे ही चल रही है। सर कैसे खुश हो सकती है जिसने अपना बच्चा खो दिया है सर? और आजकल हम 8-10 बच्चे नहीं कर रहे हैं, हम 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। जिस माँ ने बच्चा खो दिया ना अपना, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, इफ आई एम करेक्ट। जिसने अपना बच्चा खो दिया उसको खुशी नहीं है, वो उतरी है मैदान में बाकी बेटियों की हिफाजत के लिए। राइट। आप उनका राइट। चेहरा देखिए, शी इज नॉट हैप्पी इवन वन मोमेंट, स्माइल नहीं है उनके फेस पे। तो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ क्या किया है। इसीलिए मेरे मुंह से उनके लिए जो एडजेक्टिव्स निकलते हैं ना, प्यार वाले, वो इसीलिए निकलते हैं कि महिला होकर इससे बुरी चीफ मिनिस्टर नहीं हुई, महिला चीफ मिनिस्टर नहीं हुई है पूरे भारत में। शी इज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। सर योर फाइनली कमेंट्स प्लीज। जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए स्थितियां किसी भी प्रदेश में हों, ये ममता बनर्जी इस बार बंगाल में जन विद्रोह की शिकार हुई। जन She विद्रोह brought हुआ है it on उनके साथ। herself. She brought it on herself, earned it, एग्जैक्टली। brought it एग्जैक्टली। on herself. और एक चीज में फिर यार, कई सारे लोग जो पता नहीं क्यों बहुत जल्दी में समझ लेते हैं, तो वो मुझे गालियां भी पड़ गई एक दो जगह। मैं बार बार कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल भाजपा को जिता नहीं रहा है, ममता बनर्जी को हरा रहा है। हरा रहा है, ट्रू। और इसलिए भाजपा जीत रही है, ये महत्वपूर्ण है। जी। और ऑब्वियसली दे मेड अ मास्टर स्ट्रैटेजी, जैसा भी आपने बताया। उसके साथ-साथ आरजी कौर की जो विक्टिम है, उनकी महिला को टिकट देना, अरे चंदन बावरी को टिकट देना जो कि झाड़ू-पोंछा करती थी एक परिवार पिछली में, बार तो भी दिया था, जीता है। हाँ, देखो अभी इस बार वो खड़ी हुई है एक उसके ट्रक या टेम्पो के सामने, जहाँ पे वो डमी ईवीएम्स लेकर टीएमसी वाले जा रहे हैं बेवकूफ बनाने के लिए, और गॉड नोज़ व्हाट दे वांट टू डू। तो इस तरीके की पूरे मैदान में उतर रही हैं। वेस्ट बंगाल इज ऑल अबाउट वुमेन मोबिलाइजेशन। यस यस, नो फेज डाउट। में मोबिलाइजेशन, सेकंड फेज में कंटेनिंग द मुस्लिम मोबिलाइजेशन, दैट विल बी द स्ट्रैटेजी इन दिस वन। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे को सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई डोंट नो, आई गेट लिटिल इमोशनल, पर वो जो महिला का जो फोटोग्राफ्स मैं देख रही हूँ आरजी कौर की, वो थोड़ा माँ होना तो वो दर्द छलक जाता है, दिख जाता है माँ का। सो जस्ट गो अहेड एंड वोट वोट वोट। ये सिर्फ उस महिला के लिए नहीं है, क्या मुस्लिम महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं?
क्या आप अपनी बच्चियों को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, गुंडे उठाकर ले जाएं जस्ट बिकॉज वो वीकर जेंडर से है, वीकर नहीं, गलत वर्ड हो जाए, जस्ट बिकॉज वो एक महिला है, फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है, मेंटली शायद कहीं ज्यादा स्ट्रांग, उठा के ले जाए, तो क्या आप ये चाहेंगे? मेरे ख्याल से कोई मुस्लिम महिला माँ भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि इट इज रिलीजन के बियॉन्ड माँ होती है, मैं ये कहूंगी। सो वोट वाइजली। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।